बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डोनेन्स इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप्स। ये हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल बिहेवियर पेपर में से। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं गिब्स डोनेन इफेक्ट की, गिब्स डोनेन इक्विलिब्रियम की। ये क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने लास्ट टाइम बात की थी डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाता है और डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है उसके तहत आयंस डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर सरफेस। जब हमारे पास दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर आयंस मौजूद हैं और उन आयंस को एक मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया हुआ है। सपोज ये देखें, ये एक मेम्ब्रेन है, इसने आयंस को सेपरेट किया हुआ है, लेकिन इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है that is permeable to some of the ion and not to the other। ठीक है, आयंस हैं दो सॉल्यूशन में, दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान, दोनों तरह के आयंस के दरमियान में एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है और वो मेम्ब्रेन कुछ अलाव के लिए, कुछ आयंस के लिए परमिएबल है और कुछ के लिए नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। Electrical or chemical energies on either side of the membranes are equal and opposite to each other। ठीक है, एक डेवलप होगा यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम। कैसे? मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। ये साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिखाया गया है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके अलावा प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि नेगेटिव है। और साइटोप्लाज्म से बाहर भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर प्रोटीन्स उस तरह से नेगेटिव वाली नहीं है। अब आप नोट करें यहाँ पर कि ये जो पोटाशियम है या पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो ये पॉजिटिव चार्जेस तेजी से बाहर मूव कर रहे हैं। अब दोनों सरफेस पे चार्जेस मौजूद थे और मेम्ब्रेन दरमियान में मौजूद है, और ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, दैट अलाउ दिस पोटाशियम आयन टू मूव आउट बट नॉट अलाउइंग द प्रोटीन्स टू मूव आउट। प्रोटीन्स बड़ी है, वो मूव नहीं कर रही, पोटाशियम आयन मूव किए जा रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो बाहर मूव किए जा रहे हैं, ठीक है, ये अंदर सरफेस से ये बाहर पॉजिटिव चार्जेस मूव करते जाएंगे और अंदर से जो नेगेटिव प्रोटीन्स हैं वो बाहर मूव नहीं करेंगी, और बाहर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो भी मूव करके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो बाहर डिफ्यूज हो रहे हैं आसानी से, लेकिन अंदर से नेगेटिव चार्जेस वो बाहर डिफ्यूज नहीं हो पा रहे, वो नेगेटिव चार्जेस अंदर ज्यादा रह जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर और बाहर के दरमियान एक फर्क जो है वो चार्जेस का डेवलप हो जाएगा। दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होना है। गिब्स डोनेन इफेक्ट क्या है? इसको डोनेन्स इफेक्ट भी कहते हैं, डोनेन्स लॉ भी कहते हैं, डोनेन्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको गिब्स डोनेन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर की बेस पे है। वो जो चार्ज पार्टिकल्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जो है वो पास मौजूद है, तो उसमें क्या है, दैट समटाइम्स फेल टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली अक्रॉस टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के दोनों साइडों के दरमियान उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती चार्जेस, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होती, दैट इज ड्यू टू परमिएबिलिटी डिफरेंस। तो वो मेम्ब्रेन
किसी आयन के लिए परमिएबल है और किसी के लिए नहीं। जो यूजुअल कॉज है is the presence of a different charge substance, presence of a different charge substance that is unable to pass through the membrane and thus create an uneven electrical charge। ये असल में हुआ ये है कि वो जो आयन थे, जो चार्ज पार्टिकल्स थे, वो सारे एक जैसे नहीं थे, तो उन सब में से फिर कुछ आयंस के लिए जो है वो मेम्ब्रेन परमिएबल थी और कुछ के लिए परमिएबल नहीं थी। अब जिनके लिए परमिएबल थी वो तो मूव कर गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहा है कि जो लार्ज एनाइन प्रोटीन्स है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, दैट आर नॉट परमिएबल टू द कैपिलरी वॉल, वो कैपिलरी वॉल में से नहीं गुजर सकती, ठीक है, बिकॉज स्मॉल कैटायंस आर अट्रैक्टेड, जो छोटे कैटायंस हैं, ठीक है, कैथोड आयंस हैं, वो तो जो अट्रैक्टेड होंगे बट नॉट बाउंड टू दैट प्रोटीन्स, वो इन प्रोटीन्स के साथ बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। जो स्मॉल एनाइंस हैं वो भी जो है वो क्रॉस कर सकेंगे, लेकिन ये लार्जर प्रोटीन क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर वो अंदर की जाना सेल के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं बाहर मूव कर चुके और नेगेटिव जो है वो ज्यादा अंदर रह जाएंगे और एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन नहीं बाहर मूव कर सकेगी, चार्ज पार्टिकल्स दूसरे प्रोटॉन्स जो छोटे हैं वो मूव कर जाएंगे, तो ये आयंस का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज टर्म्ड एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास गिब्स डोनेन इफेक्ट जो है उसकी ये मेन चीज यही थी कि असल में क्या है कि दो मुख्तलिफ तरह के जब चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा बिहेव नहीं करेगी, लाजमी नहीं दोनों के लिए सेम बिहेवियर हो। जैसे हमने बात किया कि वो अलाउ करेगी एक को कि वो पास थ्रू हो जाए और दूसरों को वो अलाउ नहीं करेगी। इस तरह से आयंस का जो है वो डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैदा होगा, जो क्रॉस नहीं कर पाएंगे या ज्यादा कर जाएंगे। ये डायग्रामेटिकली हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम को, पोटाशियम अंदर ज्यादा थे बाहर कम थे, पोटाशियम कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर ज्यादा होने की वजह से और मेम्ब्रेन क्या इसके लिए फ्रीली परमिएबल होने की वजह से इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम होगा, पोटाशियम विल मूव आउट, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएंगे, इफ्लक्स जब होगा पोटाशियम आयन का, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी पॉजिटिविटी क्रिएट करवा देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर मूव हो रहे हैं और इनसाइड नेगेटिव होगी। तो जब आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, अब अगला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जब आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगी तो ये अंदर से मजीद पॉजिटिव चार्जेस को आने से रेस्ट्रिक्ट करेगी, रोकेगी, ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंस शो करेगी। तो क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर डेवलप हो रहा है तो मजीद पॉजिटिव चार्ज बाहर ना आए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस उसके खिलाफ जो है डेवलप हो जाएगी और एक सर्टेन वोल्टेज पे आके एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा कि बाहर भी जो है वो उतना उन आयंस का इक्विलिब्रियम है, आयंस की कंसंट्रेशन है और उतनी भी, तो इनसाइड एंड आउटसाइड जब वो कंसंट्रेशन जो है वो रीच हो जाएगी एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, दैट इज द डोनेंस इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज द डोनेंस इक्विलिब्रियम। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप। मेम्ब्रेन के अक्रॉस मुख्तलिफ तरह के चैनल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन चैनल्स हैं, कोई ट्यूब शेप है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के दरमियान ये लिंक है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है और गेटिंग मैकेनिज्म इसमें मौजूद है, वो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी भी थ्रू चैनल्स है और ये गेट्स ये भी ये चैनल्स ही हैं। ये जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी है ये सिलेक्टिव आयंस को ही, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही मूव करने में, पास थ्रू होने में मदद देती है, ठीक है। जैसे सोडियम चैनल्स विल अलाउ द सोडियम, पोटेशियम चैनल विल अलाउ द पोटेशियम, प्रोटॉन चैनल्स विल अलाउ द प्रोटॉन्स। ये अपने चैनल्स की जो है शेप, डायमीटर, नेचर ऑफ चार्ज
उसकी बेस पे ये मुख्तलिफ तरह के चैनल्स होंगे। जो गेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, गेट लाइक एक्सटेंशन जो है उनके साथ जो है वो मौजूद है, उन चैनल्स के साथ 3 पाथवे से वो काम करते हैं। जो गेटिंग मैकेनिज्म वोल्टेज गेट चैनल्स हैं जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे कैल्शियम चैनल्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ये तभी काम करते हैं जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज आती है, मोटर यूनिट की तरह वो एक इंपल्स आती है। ठीक है, इसी तरह से लिगैंड गेटेड चैनल्स, केमिकल गेटिंग भी है, लिगेंड्स गेटेड चैनल्स, और ये लिगेंड से गेटेड चैनल्स हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स हैं वो फर्स्ट मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और वो जाके क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर लिगेंड्स को सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्टिवेट करते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी या जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं, या कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं। ये भी एक मैकेनिज्म है। और मैकेनिकल गेटेड चैनल्स भी हैं जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से जो है वो चैनल्स की ओपनिंग होती है, जैसे प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, या रिसेप्टर्स ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी, वो इसमें जो आ जाते हैं। हम एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप की बात करने लगे हैं जो हमारा मेन सिलेबस में शामिल है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप है, और ये जो आयन पंप है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप ये सोडियम और पोटेशियम की पंपिंग का सबब बन रहा है। ये सोडियम पोटेशियम पंप असल में ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली पंप करता है 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल वेयर एज 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होगा, उसको मेंटेन रखने में इसका रोल है। ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है यहाँ पर ये डेवलप होने हैं, ये इसकी वजह से क्या है, सोडियम बाहर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो गया, और इस सोडियम को इनटू द सेल पुल करने का एक रोल आगे आएगा। सोडियम गेट जैसे ही ओपन होंगे वो तेजी से जो है वो बाहर से जो है वो सोडियम अंदर जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंदर से सोडियम को ये पंप तेजी से बाहर धकेल रहा है, पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है पोटेशियम के हवाले से अगर हम बात करें तो वो इनटू द सेल जो है वो ज्यादा ज्यादा पोटेशियम किए जाएंगे, बाहर से पंप करते हुए पोटेशियम को अंदर लेके जाया जाएगा जहां पर पहले ही कंसंट्रेशन है। ये सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम कर रहा है, इस डायग्राम में आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि पहले अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके बावजूद ये पंप क्या कर रहा है, पंपिंग 3 सोडियम आउटसाइड एंड पंपिंग 2 पोटेशियम इनसाइड। ठीक है, तो इसके बावजूद फिर क्या होगा, मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड लेस पॉजिटिव इनसाइड। अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस उसमें नहीं होंगे, वहां पर एनाइंस के ज्यादा होने की वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और बाहर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सोडियम पोटेशियम पंप की जो कैरियर प्रोटीन है 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। वो जो 2 सब यूनिट्स हैं उसमें एक अल्फा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट। ठीक है, जो अल्फा सब यूनिट है दैट इज कंसर्न्ड विद द सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, और बीटा सब यूनिट का फंक्शन कोई इतना भी नाम नहीं है। जो अल्फा सब यूनिट है उसकी 6 साइड्स हैं, जिसमें जो 3 साइड्स हैं वो बाइंड करती हैं सोडियम के साथ, 2 साइड्स बाइंड करती हैं पोटेशियम के साथ, और एक जो है वो बाइंड करती है एटीपेज एंजाइम के साथ, ताकि एटीपी का यूज भी हो ना वहां पर, जो एनर्जी चाहिए इसको पंप करने। जो एंजाइम एटीपेज है दैट विल प्रोवाइड द एनर्जी, दैट विल प्रोवाइड द एटीपी। जो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम है वो बाइंड करेंगे अपनी रिसेप्टिव साइट्स के ऊपर, और एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा
वो हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को एडीपी में और हाई एनर्जी फॉस्फेट में। जो एनर्जी वहां से जब रिलीज होगी वो क्या करेगी, ठीक है, वो इस कैरियर प्रोटीन में कंफर्मेशनल चेंजेस लेके आएगी। इस तरह से चेंजेस लेके आएगी कि जो सोडियम बाइंड हुए थे इसके साथ अंदर की जानब से, दैट विल बी पम्प्ड आउटसाइड, और जो बाहर जो है वो पोटेशियम लगे हुए थे इस चैनल के साथ, दैट विल बी पम्प्ड इनसाइड। ये पंपिंग होगी क्योंकि कंसंट्रेशन पहले ही अंदर पोटेशियम की ज्यादा है और बाहर सोडियम की वो ज्यादा है, तो इसको आयंस को पंप करते हुए इस कंसंट्रेशन को मजीद डेवलप करवाएंगे। ठीक है, अब ये आपके सामने डायग्राम जब दिखाई गई है जिसमें सेल के अक्रॉस पोटेशियम का पंप और सोडियम का पंप जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख लें कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म से सोडियम बाहर पंप हो रहे हैं और पोटेशियम बाहर से अंदर साइटोप्लाज्म की जानब पंप हो रही है। ठीक है, ये देखें अंदर साइटोप्लाज्म से ये सोडियम अपने रिसेप्टर साइट पे लग गए, तीन सोडियम तीनों अटैच हो गए उन अपने रिसेप्टर साइट्स पे अल्फा सब यूनिट्स की। एटीपी इसकी हाइड्रोलिसिस हुई क्योंकि यहाँ पर जो है वो एटीपीज एंजाइम उसने अपना रोल प्ले किया, और ये एटीपी क्या करेगी, ये इसकी चेंज कंफर्मेशनल चेंज ऐसी ले आएगी इस चैनल की कि वो जो सोडियम इसके साथ बाइंड थे दैट विल बी पम्प्ड आउट, वो बाहर चले जाएंगे और बाहर से जो है वो क्या है पोटेशियम साथ में अटैच हो जाएंगे। ये जब दोबारा अपनी जब वो कंसंट्रेशन शेप जो है वो मेंटेन करेगा तो ये जब वो पोटेशियम अंदर आ जाएंगे और फिर दोबारा वो इनिशियल स्टेट पे ये पंप अपने आ गया, मजीद ये तीन वो सोडियम पंप अटैच करेगा साथ में ये सोडियम। ठीक है, और वो सारा प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप का जो काम है उस सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करना भी है, इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर डेवलप करवाना है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है साइक्लिक एएमपी से, डीएजी से, ठीक है, थायराइड हार्मोन से, एल्डोस्टेरोन से, इंसुलिन से, और इनहिबिट किया जा सकता है लो टेम्परेचर से, लैक ऑफ ऑक्सीजन से, और डोपामिन एंड डिजिटैलिस से। दैट इज अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इन लेक्चर्स के मुतल्लक आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप जो है वो मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।